नमस्कार दोस्तों, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैंने अपना एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक किया और इसके अलावा और कौन कौन से एग्ज़ाम्स थे जो मैंने दिए और पहले अटेम्प्ट में क्रैक किए। और सबसे मेन चीज़ जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे किस स्ट्रेटजी के साथ में मैंने एग्ज़ाम सेलेक्ट किया सबसे पहले कि कौन सा एग्ज़ाम मुझे देना है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उनमें से कौन सा मुझे देना है, किसमें मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं और मेरा जो डिसीज़न था वो किस हद तक सही रहा था, बात उस पे भी करेंगे। क्योंकि देखो गाइस, क्या होता है कि हम एक तो डिसीज़न लेना वो सबसे मेन हो जाता है कि हम किस चीज़ में कैसे डिसीज़न ले रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स के बारे में डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद उसके हिसाब से प्लानिंग करना। तो ये सारी चीज़ अगर हम शुरू से सोच के चलेंगे तो कहीं न कहीं हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें हमें करनी हैं, क्या नहीं करनी है, थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका भी करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईबीपीएस क्लर्क के उस एग्ज़ाम से जो मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने उसका रिटन क्लियर नहीं कर पाया था। और वहाँ से एग्जैक्टली मुझे समझ में आया था कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हो सकती है, क्योंकि उस टाइम तक लाइफ में उतना सीरियसनेस नहीं थी, मुझे वीकनेसेस स्ट्रेंथ वगैरह नहीं पता थी। वहाँ से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मैंने प्लान करना शुरू किया, मतलब मैं कैसे किस प्लान के साथ मैं और किस स्ट्रेटजी के साथ मैं कौन कौन से टेस्ट मुझे देने चाहिए, वो सारा कुछ मैंने शुरुआत की। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्ज़ाम का फॉर्म मैंने भरा था दोस्तों, उसमें जो है सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उस एग्ज़ाम ने मुझे बताया कि जो है जो जीए या जीएस वाला जो पार्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, वो शायद मेरा वीक है, क्योंकि मुझे चीज़ें रटने में, लर्न करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं नहीं कर पाता, मतलब कर लेता हूँ बट मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। और उसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट वास्ट है, तो क्या क्या करूँ क्या क्या ना करूँ। इसके अलावा वहाँ से मुझे समझ में आया कि मेरा मैथ्स जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जैसे कि आप में से कई लोगों का होगा कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स में जीएस तो अच्छी नहीं लगती होगी, आपको लगता होगा यार क्या क्या पढ़े, इतना सारा पढ़ने के बाद भी बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो फंस पाते हैं। और मैथ्स है जहाँ पे हम थोड़ा पढ़ पढ़ के और ज़्यादा प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम ने मुझे ये सीख दी। फिर एसएससी सीजीएल 2017 वो एग्ज़ाम था जो ऐसा जहाँ से मैंने अपनी एसएससी की जर्नी कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपकी शुरू की। एसएससी का पहला एग्ज़ाम जो मैंने अटेम्प्ट किया और वो पहला एग्ज़ाम मैंने क्रैक भी किया, फाइनली मैं सेलेक्ट भी हुआ। तो गाइस देखो, ऐसा था कि जब मैंने देखा कि मेरी वीकनेस जीएस है और मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मैथ्स है, तो एसएससी सीजीएल काफ़ी ज़्यादा लोग भरते थे। मेरे सामने भी आया, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्या होता है। मैंने उसका पेपर पैटर्न देखा, किस तरह से पेपर होता है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर, 4 टीयर होते थे पहले। तो देखा मैंने, उसमें मुझे समझ में आया कि यार जो टीयर टू है ना उसमें जीएस नहीं है। तो मतलब मेरा जो वीक पार्ट है जो मुझे पीछे खींच रहा है वो टीयर टू में है ही नहीं। और टीयर टू जो है उस टाइम पे 400 नंबर का होता था, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 700 नंबर के एग्ज़ाम होता था एसएससी सीजीएल का। प्री जो रहता था टीयर वन, उसमें चारों सब्जेक्ट आते थे, 25-25 क्वेश्चन रहते थे, 1 घंटे का एग्ज़ाम होता था और ओवरऑल वो 200 नंबर का रहता था। टीयर टू जिसमें मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स था और इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं, तो इतनी वीक भी नहीं है, ठीक है, एवरेज है। तो वो वीकनेस नहीं है। तो वहाँ पे 400 नंबर का एग्ज़ाम होता था, 200 मैथ्स, 200 इंग्लिश। और टीयर थ्री जो होता था, ऐसे राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग होती थी, वो रहता था। तो उसमें भी 100 नंबर का एग्ज़ाम रहता था वो। तो ऑफ कोर्स वो आप लैंग्वेज कोई ना कोई यूज़ करोगे उसमें, इंग्लिश या हिंदी। तो वो पार्ट भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा था मेरा। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि यार ये एग्ज़ाम है, ये मेरे लिए बना हो सकता है, ये मुझे करना है। इसके पहले भी मतलब
12th से ग्रेजुएशन के बीच में मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, जिसमें मैंने रिटन निकाला। और ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने एक दो एग्ज़ाम और भी दिए थे, जिनमें मुझे पहली बार में समझ में आ गया कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, तो वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। तो उनके बारे में भी मैं कभी बताऊँगा। फ़िलहाल जहाँ से एसएससी जर्नी शुरू हुई थी वो बताता हूँ मैं। तो एसएससी में मैंने देखा कि यार ये टेस्ट तो ठीक है, ये तो किया जा सकता है मेरे बस का। तो उसका जब टेस्ट पैटर्न मुझे समझ में आ गया, उसके बाद मैंने देखा उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस कहीं न कहीं 10th तक का जितना भी कुछ है वही था। तो मुझे लगा कि ठीक है, वर्थ है, चलो। तो एसएससी सीजीएल 2017 मैंने फॉर्म फिल किया और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तैयारी शुरू की। तो मेरा जो प्लान मैंने बनाया, किस हिसाब से बनाया, मेरे माइंड में था कि भाई करना है तो अपनी जो तो सबसे अलग चीज़ें हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक वीकेस्ट, उस पर थोड़ा सा काम किया जाए, क्योंकि वही है जो मुझे आगे लेके जाएंगी दोनों। देखो, मैंने अपने वीक पार्ट को छोड़ा नहीं, ना ही मैंने स्ट्रॉन्ग पार्ट को छोड़ा, वो दोनों ही कहीं ना कहीं मुझे आगे ले जाने वाले थे। कैसे? तो मैंने अपने प्लान में जो है शामिल किया कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट मैथ्स है, भाई मैथ्स को तो छोड़ना नहीं है। टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आने हैं भाई, 25 के 25 फोड़ने हैं, कोशिश करनी है एटलीस्ट। एक्सपीरियंस था नहीं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था। तो बस सोच लिया, माइंड में टारगेट बनाया कि यार 25 के 25 फोड़ने हैं। इसके अलावा भाई जिन लोग की मैथ्स अच्छी होती है ना, तो ज़्यादातर मैंने देखा है उनकी रीजनिंग भी बढ़िया होती है। तो अगर मैथ्स के 25 फोड़ सकते हो तो यार रीजनिंग के भी कोशिश करनी है कि फोड़ना है। मतलब अगर मुझे रीजनिंग ये पता है कि क्या 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 आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं फोड़ सकता हूँ भाई। मैथ्स और रीजनिंग दो चीज़ है। इंग्लिश में मैं एवरेज मार्किंग, एवरेज स्कोर लेके आ सकता हूँ, मोर देन एवरेज भी ला सकता हूँ। और एक जीएस है। अब उसमें क्या किया मैंने, उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि भाई जीएस बहुत बड़ा है, सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं, पता नहीं कहाँ से आए कैसे आए। तो एक काम करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं पार्ट्स वाइज। जीएस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जीएस में आ गई साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जीएस में आ गए वो चार सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी। और जीएस में आ गए करंट अफेयर्स, जीएस में स्टैटिक जीके आ गया। तो ये सारे पार्ट्स में मैंने स्प्लिट किया, और फिर मैंने इसमें से डिसाइड किया कि भाई इसमें से, क्योंकि वीकेस्ट पार्ट है, छोड़ना नहीं है, लेकिन इसमें से क्या है जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ सकता है, जो मैं पढ़ सकता हूँ, कवर कर सकता हूँ, और जो हो सकता है कि मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे मार्क्स को खींचने में। तो वहाँ पे उस टाइम पे मुझे दो तीन चीज़ें दिखी। लाइक पॉलिटी, पॉलिटी मुझे लगा कि यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मोस्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और कुछ वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हिस्ट्री, हिस्ट्री में मुझे लगा कि वास्ट वास्ट तो है, लेकिन क्या करें कि हिस्ट्री क्योंकि शुरू से थोड़ी बहुत पढ़ी थी, तो स्टोरीज़ की तरह थोड़ा सा कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं, छोड़ना तो है ही नहीं। इकोनॉमी में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मेरा क्या था, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ग्लोब, सोलर सिस्टम। मैं कहा यार कुछ कुछ तो करना ही है, ऐसा एकदम से तो नहीं छोड़ देना है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। साइंस में अगर देखा जाए तो साइंस में फिजिक्स, फिजिक्स मैथ्स है, तो भाई फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स या फार्मूला बेस्ड जो होता है वो किया जा सकता है। इसके अलावा केमिस्ट्री मेरा वीक पार्ट, तो गाइज फिजिक्स भी किया जा सकता था बहुत आसानी से। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भाई मेरा बहुत वीक था हमेशा से। मैं 12th से 11th से केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, वीक था, समझ में नहीं आता था, रट नहीं पाता था। बट उसमें भी सोचा कि चलो ठीक है, उसमें भी क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मिला, जो थोड़ा बहुत ठीक था। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ठीक थी। मैं कहा यार यहाँ कर लेते हैं, जितना कर सकते हैं। और बायोलॉजी, बायोलॉजी तो टोटल वो है कि हाँ, बायोलॉजी में भी मैंने किस तरह से टारगेट किया, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि ह्यूमन बॉडी उठा लेते हैं बायोलॉजी में। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनको, क्योंकि वो थोड़ा रटना आसान है, एक वो प्रोसेस की तरह रट रट जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये माउथ से शुरू होता है, फिर नीचे जाते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और सारा कुछ। तो इस तरह से मैंने उस चीज़ को स्प्लिट कर लिया और उसमें से ढूंढ लिया कि उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें से कुछ ऐसा है जो ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जीएस बेकार है। तो मैंने इस हिसाब से प्लान किया।
इंग्लिश इंग्लिश मुझे पता था कि यार क्या कुछ नहीं है, बट हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम है तो इंग्लिश में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सीधे एग्ज़ाम में ही देखा जाएगा। तो उसके बाद में मैंने शुरुआत की भाई। सबसे पहले मैथ्स मैथ्स स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था। मैथ्स मैथ्स में मैंने जल्दी जल्दी से सारा कुछ रिवीजन किया जो मेरा ट्वेल्थ तक का था, ट्वेल्थ तक का नहीं, सॉरी, टेंथ तक का था। और जो भी उस सिलेबस में था उसमें फार्मूले और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किया भाई उसके। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उसमें मैंने कोशिश की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो वो, क्योंकि भाई मैथ्स अच्छा है, टाइम बचाना है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए टाइम बचाना है। तो मैथ्स में कैलकुलेशन जो है वो पेपर पे कम करो और थोड़ा जल्दी जल्दी करो, माइंड में कम चीज़ें, मतलब कैलकुलेशन अब जैसे बड़ी कैलकुलेशन है तो ऐसा नहीं कर सकते कि सारी की सारी कैलकुलेशन हम माइंड में कर लें। तो क्या किया कि थोड़ी सी कैलकुलेशन माइंड में कर ली, उसका जो रिजल्ट आया वो लिख लिया पेपर पे, फिर इस तरह से स्प्लिट कर कर मतलब कम से कम पेन चले ताकि टाइम ज़्यादा बचे, इस तरह से। रीजनिंग रीजनिंग में सिलेबस देख लिया बस कि क्या है, और उसके बाद सीधे सीधे प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं होता है कि हाँ भाई फॉर्मूले हैं तो याद कर लो, कुछ नहीं। हाँ, कुछ क्लॉक्स कैलेंडर वगैरह या डाइस वगैरह, जहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है किसी न किसी चीज़ का, वहाँ से कुछ वीडियोस देखी ऑनलाइन। और एक दो बुक्स जो भी पढ़ी हुई थी मेरे पास में उस टाइम पे, तो उससे देखा और प्रैक्टिस की बहुत सारी। इसके बाद मैंने इंग्लिश के लिए भाई लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। और जो भी मैंने एक बुक ली हुई थी उसमें मैंने पूरी ग्रामर जो है, रूल्स खासकर, और उन मतलब मैं चैप्टर वाइज बस पढ़ता गया। मुझे लग रहा था कि यार क्या अजीब सी चीज़ है। मैंने चैप्टर पढ़ा, रूल्स पढ़े, और उसी रूल से रिलेटेड मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे तो या मुझे, मतलब मुझे तो पता ही चल जाएगा ना कि क्या है। जैसे एरर डिटेक्शन मेनली होता है तो क्या एरर आ रही है उसमें। तो बट मुझे अजीब लगता था, बट मैंने कहा यार करते हैं ना, और क्या ही करें, फिर सीधे सीधे प्रैक्टिस करने से बेहतर है थोड़ा रूल पढ़ते जाएं। और मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट रूल्स वो मैं कहीं ना कहीं लिखता भी गया। इसके बाद मैं जीएस, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने स्प्लिट कर रखा था, वहाँ से पढ़ा। फिर वहाँ मैंने सेक्शन वाइज जो मिलता था ना, जो पेपर रहते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस रहते थे, वो अटेम्प्ट करे। इस तरह से मैंने अपना शुरुआत किया। सीजीएल प्री निकाल दिया। भाई प्री का जो एग्ज़ाम था, मैं थोड़ा सा पहला एग्ज़ाम था तो मतलब ऐसा था कि मैथ्स में मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे। एक सीआई का क्वेश्चन था, मुझे आज भी याद है। और बस टाइम ज़्यादा ले रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं सकता था, और पहला एग्ज़ाम था, उतनी सीरियसनेस नहीं थी, तो बस बोर हो गया था। मेरे पास बचे थे लगभग 10-11 मिनट बचे थे। इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट बचा था, जीएस बची थी थोड़ी सी, और बट मैंने मतलब बस ऐसे ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों, आज सोचता हूँ क्यों छोड़ा था वो। अगर कर देता तो शायद थोड़ा सा और कुछ मार्क्स बढ़ जाते। तो मैंने 24 अटेम्प्ट किए थे मैथ्स में। तो 24 में से 23 सही हुए थे। मेरा टारगेट 25 का रखा था हालांकि, बट ठीक था। मतलब टारगेट तो ऑफ कोर्स हमेशा हाई रखना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा लो अटेम्प्ट मतलब कर पाओगे या अचीव कर पाओगे। उसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग भाई टारगेट किया था 25, 25 के 25 फोड़े, सारे के सारे सही थे। इंग्लिश में भी अच्छा था। मुझे जितना याद है 21 किए थे मैंने, शायद 17 सही थे। अच्छा था। जीएस बचा था, जीएस में 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। और 13 में से बस पता नहीं मेरा दिमाग बढ़िया काम किया, भगवान ने साथ दिया, जो भी रहा। तो 13 में से 9 क्वेश्चन वहाँ भी सही हो गए थे। तो अच्छा, मतलब लगभग थोड़ा हो सकता है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं इंग्लिश में और जीएस में। तो एक अच्छा स्कोर मुझे मिला, प्री क्लियर हो गया भाई। जैसे प्री का रिज़ल्ट देखा, मतलब प्री देने के बाद मैं ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं ठीक है यार रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे। जब प्री क्लियर हुआ उसके बाद में मैंने देखा कि यार अच्छे मार्क्स हैं, मतलब पास हो गया हूँ एटलीस्ट। मतलब मार्क्स ऐसे मेरिट वेरिट का तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो उसके बाद में मैंने मेंस के लिए फिर स्ट्रेटजी बनाई। अब मेंस में क्या करना है, तो मेंस में दो ही सब्जेक्ट है मेरे पास, इंग्लिश है, मैथ्स है, क्या करना है। तो अभी रूल्स में पढ़ चुका था इंग्लिश के, मैथ्स के फार्मूले में पढ़ चुका था, बस उसी को थोड़ा सा हाई लेवल पे प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो सीजीएल प्री के जो 17 के प्री के जो रिज़ल्ट से लेके और सीजीएल टीयर 2 का जो एग्ज़ाम था, वहाँ तक मैंने एक चीज़, एक रूल बना लिया था अपना कि कैसे भी करना है, कहीं कैसे भी करना, कहीं से भी करना है। क्या करना है कि डेली इंग्लिश के 2 मुझे पेपर करने हैं और मैथ्स का एक करना है।
सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी चीज़। तो मैथ्स का एक, इंग्लिश के दो, और कैसे भी करना, कहीं से भी लाऊं डेटा मुझे नहीं पता, बस अरेंज करो और करो। और ऐसा नहीं कि करके छोड़ देना भाई, बहुत बड़ी चीज़ होती है ना कि हम पेपर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं गलती होती है। हमें क्या करना है कि पेपर देना है, और उसके बाद उस पेपर को भाई रिव्यू करना है। हमें देखना है कि हमने जो है कौन कौन से, वही मतलब स्प्लिट कर लो यार, मतलब बेसिकली कि मैथ्स में कौन सा पार्ट ऐसा है जो मैं लगभग हर ही एग्ज़ाम में या हर ही पेपर में, हर ही टेस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि उसमें कम स्कोर कर पा रहा हूँ, या टाइम ज़्यादा लग रहा है मेरा, ताकि मैं टारगेट कर पाऊँ उस पार्ट पर, वर्क करूँ, प्रैक्टिस करूँ और उसको इम्प्रूव करूँ। और जहाँ टाइम कम लग रहा है, ऑफ कोर्स उसको प्रैक्टिस करना है। टाइम कम लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है इसको छोड़ दो, छोड़ दोगे तो भाई वो चीज़ पीछे खींच देगी कहीं ना कहीं। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है कुल मिला के, हर चीज़ पे कुछ ना कुछ सोचना है और वर्क करना है। सेम चीज़ इंग्लिश का था, इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है। अब इंग्लिश में तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, तो मैंने मतलब टॉपिक वाइज देख लिया था कि क्या टॉपिक है जो मेरा अच्छा है। जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके क्वेश्चन आते थे, तो ये इजी भी होते हैं, रूल्स से स्टिकी रहते हैं, मतलब रूल्स के हिसाब से रहता है, आप इजीली कर सकते हो। तो ये अपने पॉजिटिव्स में डाल दिए थे। एक पैसेज रहता था भाई, पैसेज कभी कभी बड़ा और अजीब सा आ जाता था, वर्ड्स बहुत गंदे से आ जाते थे, तो वो थोड़ा सा बोर करते थे। तो जब पैसेज बोर करता है ना, तो वो पैसेज फिर सही नहीं हो पाता भाई। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और वो रीडिंग हैबिट बनाने की कोशिश की, और जो वोकेबलरी पार्ट था वो वीक था, तो वोकेबलरी ऐसे ही बस वीडियोस से रटने की कोशिश की, क्योंकि बुक से बोर हो जाता था रटते रटते। तो वोकेबलरी की वीडियोस लगा ली, और बस वीडियोस के साथ मैं उसी वीडियो को बार बार सुन रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो वीडियो सुन रहा हूँ कान में ईयरफोन्स वगैरह लगा के। तो इस तरह से मैंने इस चीज़ को किया। और टीयर टू का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2017, कई सारे लोगों ने जिन्होंने दिया होगा उनको याद होगा कि मैथ्स का एग्ज़ाम भाई 3 बार हुआ था अपना। एक आया था, फिर एक खबर आई थोड़ी देर में कि पेपर लीक हो गया है, तो हमें रोक दिया गया कि भाई पेपर नहीं करना है अभी, अभी आप रुक जाओ, थोड़ी देर में दोबारा से पेपर आएगा, वो देना है आपको। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकाल दिया गया सबको, और उसके बाद में लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद वापस बुलाया गया। फिर हम लोगों ने दोबारा से मैथ्स का एग्ज़ाम दिया था, सीजीएल 2017 मेंस में, सेम डे में। फिर उसका भी सुनने में आया कि वो भी मतलब लीक हो गया या कुछ, तो फिर दोबारा होने वाला है। तो फैब में, मुझे याद है शायद 21 फरवरी का एग्ज़ाम था मैथ्स का, जो टीयर टू का था हमारा। तो उन लोग को फिर बोला गया कि नहीं भाई आपको दोबारा से देना है, और शायद जो दोबारा डेट आई थी वो 9 मार्च आई थी, 9 मार्च 2018, हाँ शायद यही थी। फिर उसमें मैथ्स का एग्ज़ाम तीसरी बार हुआ, फिर से दिया, सिर्फ मैथ्स का। तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आ रहे थे। जो आंसर की आई थी वो 21 वाले की और 9 मार्च वाले की, दोनों की आई थी। तो दोनों के आंसर की चेक की थी, तो मुश्किल से 1 नंबर का ही डिफरेंस आ रहा था मैथ्स में, ज़्यादा नहीं था। मार्क्स हालांकि मुझे याद नहीं है। तो फाइनली एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद मैं टीयर थ्री हुआ, उसका भी कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस वगैरह की। और क्योंकि ऐसे राइटिंग आना था उसमें, तो ऐसे राइटिंग के लिए क्या था, मैंने थोड़ा सा जो टॉपिक्स मतलब हम लोग मतलब मैं पढ़ रहा था खासकर, तो उसमें करंट अफेयर्स से कैसे रिलेट कर सकता था, थोड़ा सा मतलब करंट डालना, थोड़े से कोट्स डालना, वो जो वीडियोस वगैरह देखी थी मैंने उसके हिसाब से वो किया था तैयार। टीयर थ्री में 65 या 66 मार्क्स आए थे मेरे, तो ओवरऑल मार्किंग थी। टीयर फोर में कुछ नहीं, उस टाइम पे क्या टाइपिंग होती थी, और एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल का एग्ज़ाम रहता था। तो इसको हमने तैयार किया, मतलब प्रैक्टिस करता था। तो कंप्यूटर तो जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए इतना हार्ड नहीं था पीपीटी वगैरह बनाना। तो ओवरऑल सारा कुछ दिया, फाइनली एग्ज़ाम, फाइनल रिज़ल्ट। अच्छा, उसका रिज़ल्ट भाई बहुत टाइम बाद आया था। मुझे याद है कि 2017 का सीजीएल था, 18 में हमने मेंस दे दिया था फरवरी में। उसके बाद उस पर कोर्ट केस हो गया था, तो वो कोर्ट केस बहुत लंबा चला था, और फाइनली आई गेस नवंबर दिसंबर 2019 के आसपास में इसका फाइनल रिज़ल्ट आया था। मुझे याद है मैं नागपुर में था, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, तो जॉब लगा ली थी भाई इस बीच में मैंने। तो प्राइवेट जॉब कर रहा था मैं, तो
वही बस शाम को ऑफिस से घर पहुंचा। फिर शाम को रिज़ल्ट लोड नहीं हो रहा था, 7 साढ़े 7, मतलब सुबह से था कि आज रिज़ल्ट आएगा आएगा आएगा। ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, पूरे टाइम फ़ोन हाथ में था, रीलोड 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 कि सर्वर बिजी था। 5G भी नहीं था उस टाइम पे। तो बस शायद 3G या 4G रहा होगा, 3G शायद। तो बस मैं रूम पे रिज़ल्ट आया भाई, पहला सिलेक्शन SSC CGL 2017। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा इमोशनल हुआ। घर पे बताया सबको कॉल करके, सब खुश थे। मंदिर गया भाई, भोले बाबा को उस टाइम से मतलब मैं बहुत मानता था। भोले बाबा शुरू से नहीं मानता था मैं। मेरे घर पे मम्मी जो है माता रानी को मानती थी, पापा बजरंगबली को मानते थे, तो मेरा इंटरेस्ट भी इन्हीं में था, मतलब जो भी पूजा वगैरह भाव भक्ति वगैरह जो भी बोलते हैं। बट फर्दर 2015-16 के आसपास ऐसे ही एक दोस्त था, भोले बाबा की बहुत पूजा करता था, उसके साथ में शुरू किया था भाई। उनमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, और जब वो रिज़ल्ट आया ना 2020 में मेरा, 2019 में सॉरी, तो मुझे लगा कि यार जो हुआ इनकी वजह से हुआ, मतलब मेरी मेहनत थी, बट अगर ये ना होते, एक राह दिखाने वाला, एक ऐसा पावर जो हर जगह लगे कि नहीं यार कुछ भी हो ये तो है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मैंने कहा यार इनका शुक्रिया भी करना है, कल का वेट नहीं करना है। तो रात में 8 साढ़े 8 कुछ बज रहा था, मैं नियरेस्ट शिव मंदिर गया, जो है भोग वगैरह लगाया, थैंक यू बोला उनको, वापस आया। तो ये थी मेरी CGL 2017 की जर्नी, मेरा पहला सिलेक्शन, पहला CGL अटेम्प्ट और सिलेक्शन। कैसे किया, क्या किया, थोड़ा बहुत आपसे शेयर किया। इसी तरह से आपको भी अपने एग्ज़ाम्स की जो है प्लानिंग करनी है। दोस्तों, CGL का पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया है पहले से। मैं नहीं कहूँगा कि सेम प्लानिंग मेरी वाली अपना लो CGL के लिए, क्योंकि पहले GS नहीं था भाई मेंस में, अभी GS भी आ रहा है मेंस में, कंप्यूटर भी आ रहा है। कंप्यूटर पहले जो है प्रैक्टिकल होता था, अभी प्रैक्टिकल नहीं है, उसका एग्ज़ाम है। तो चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको प्लान भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। गाइड करूँगा उसके लिए भी कि कैसे प्लान करना चाहिए आज की डेट के हिसाब से, जो भी सिलेबस है, जो भी टेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से। इसके अलावा और भी कुछ एग्ज़ाम्स थे जिनमें मैंने दिया था, और वो भी देखा जाए तो इसी प्लानिंग के साथ में ऐसे ही कि मेरे क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, तो कैसे मैं अटैम्प्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट हो सकता हूँ। और उनमें भी सिलेक्ट हुआ था। एक एग्ज़ाम उनमें से ऐसा भी था जिनमें एक बड़ा एग्ज़ाम था और मैं 0.75 मार्क्स से रह गया था फाइनल मेरिट में, मतलब रिटन वगैरह क्वालिफाई था, इंटरव्यू वगैरह सब क्वालिफाई था। इंटरव्यू दिया था, मतलब समझ सकते हो, ग्रुप ए का एग्ज़ाम था वो, उसके बारे में बताऊँगा मैं। और ये उसी बीच में था कहीं न कहीं जो मेरी CGL की जर्नी चल रही थी, क्योंकि कोर्ट केस की वजह से बहुत लंबा खींच रहा था, तो 1-2 एग्ज़ाम्स और दे दिए थे। तो उसके बारे में बताऊँगा मैं, बिल्कुल बताऊँगा किसी वीडियो में, और उसकी स्ट्रेटजी क्या रखी थी, कैसे तैयारी की थी, वो सारा भी बताऊँगा। तो दोस्तों, बिल्कुल आप अपने हिसाब से प्लान करो, मैं गाइड करूँगा। CGL जो है 2026 अभी है, अगस्त के आसपास में आई गेस शुरू हो जाएगा Tier 1 उसका। तो अभी आपके पास में कुछ 4 से 5 महीने हैं। आप अभी अगर प्लानिंग कर लेते हैं, करना शुरू करते हैं, और उस प्लान पे वर्क करना, मेहनत है यार, कंसिस्टेंसी मैंने दिखाई थी भाई, CGL 17 में दिखाई थी, बाद में भी दिखाई, और भी सिलेक्शंस हुए। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जो प्रेजेंट जॉब लिए बैठा हूँ वो CGL 2018 है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद CGL नहीं दिया, CGL इसके बाद भी दिया, सिलेक्शन हुआ, बट जो है ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मुझे मतलब ज्वाइन किया, DV नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार सीटें ख़राब करने से मतलब नहीं है। अब देखो यार, 4600 की पोस्टिंग के चक्कर में अगर घर से थोड़ा दूर चले जाओ तो कुछ टाइम तक तो ठीक लगता है, बट उसके बाद में आप जैसे साउथ में अगर मैं चला गया, तो भाई साउथ बहुत अच्छा है, साउथ वहाँ का वातावरण, जलवायु वगैरह सब अच्छा है, बट ये है कि थोड़ा खाना, लैंग्वेज, और मेन चीज़ अपने नहीं होते यार, तो वहाँ पे फिर आप लाइफ टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। और फिलहाल 2018 से मैं जिस डिपार्टमेंट में आया, इस डिपार्टमेंट की एक सबसे अच्छी चीज़ है कि
इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स है, मतलब ये है कि अगर मैं साउथ में भी जाता, मैं हालाँकि नहीं गया, मेरी जो भी रीज़न रहा होगा, मेरी रैंक अच्छी रही होगी उस टाइम, या जो भी रीज़न रहा था, तो मुझे नॉर्थ मिल गया सीधे-सीधे मेरे घर के काफ़ी हद तक पास में मिल गया। मैं तो मुझे डिपार्टमेंट सही लगा, और इन केस अगर मुझे साउथ में जाना भी पड़ता तो इस डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो इस हिसाब से मुझे डिपार्टमेंट सही लगा, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचते हुए मैंने डीवी को स्किप किया। जब जब भी मैंने रिटन क्लियर किया, अपना सिलेक्शन लिया, मैं कहा डीवी नहीं दूंगा, क्योंकि कोई ना कोई सीट खराब करूंगा, ज्वाइन करूंगा नहीं, तो ऐसे मतलब नहीं है फिर। तो बस यही था मेरा अभी तक का सफ़र। और बाकी जो मैंने बताया दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में, वो भी आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे आपको सीजीएल 2026 और सीएचएसएल 2026 भी टारगेट करना है, और इसके अलावा कैसे दूसरे एग्ज़ाम्स को, किस किस दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट किया जा सकता है। और जो मेरी तरह लोग हो, मेरे भाई बहन, जिनको लगता है कि यार जीएस बहुत गंदी है, उनके लिए भी क्या ऑप्शन हो सकता है, वो भी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। और बस लगे रहो, तैयारी करते रहो, और भाई कंसिस्टेंसी चाहिए, लगे रहो, बस तोड़ दो, फोड़ दो, सेलेक्ट हो जाओ। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, और जुड़े रहेंगे। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मोटिवेटेड रहना, और दूसरों को भी मोटिवेट करना। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।